हेलो बच्चों, तो आज हम लोग एनसीईआरटी साइंस का 7th स्टैंडर्ड का फर्स्ट चैप्टर करेंगे, चैप्टर 1 न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। तो देखो, न्यूट्रिशन का मतलब क्या होता है, सबसे पहले तो ये जान लेते हैं। ओके, न्यूट्रिशन का मतलब क्या होता है? प्रोसेस ऑफ इनटेकिंग फूड। क्या होता है? प्रोसेस ऑफ इनटेकिंग फूड मतलब जिस प्रोसेस से हम लोग खाना अंदर लेते हैं अपनी बॉडी के, उसको क्या कहते हैं? न्यूट्रिशन कहते हैं। और हम फूड को क्यों लेते हैं? उसके फूड कंपोनेंट्स के लिए, और उस फूड कंपोनेंट्स को हम क्या कहते हैं? न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। ओके, आपने 6th स्टैंडर्ड में पढ़ा होगा 2nd 3rd चैप्टर में कि फूड न्यूट्रिएंट्स में क्या क्या आता है? विटामिन, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, मिनरल्स, ये सब फूड कंपोनेंट्स में आते हैं जो हमारी बॉडी को कुछ बेसिक फंक्शंस करने के लिए मदद करता है, जैसे रिपेयर, ग्रोथ और एनर्जी देता है। ये 3 चीज़ें करता है। और फूड का जो मेन नीड होता है वो होता है हमारे लाइफ प्रोसेस को फंक्शन करने के लिए। अब लाइफ प्रोसेस क्या होता है? लाइफ प्रोसेस का मतलब वो बेसिक फंक्शंस जिसको हर ऑर्गेनिज्म परफॉर्म करता है अपने सर्वाइवल के लिए, जिंदा रहने के लिए, टू सर्वाइव करने के लिए। और कुछ लाइफ प्रोसेस का अगर मैं नाम बताऊं तो जैसे रिप्रोडक्शन, अपने जैसा सेम स्पीसीज क्रिएट करना, बच्चा पैदा करना, सर्कुलेशन, ट्रांसपोर्टेशन, दोनों बात एक ही है, एक्सक्रिएशन। ओके, सर्कुलेशन ट्रांसपोर्टेशन का मतलब क्या कि जैसे मैं खाना खाया तो अब जैसे दूध पिया तो दूध पेट में थोड़ी कैल्शियम और फॉस्फोरस की जरूरत है, पूरे बॉडी में सर्कुलेट होने को मांगता है कि नहीं मांगता है, हड्डी वड्डी में जाने को। तो जिस प्रोसेस से वो पूरे बॉडी में सर्कुलेट होता है उसे क्या कहते हैं? सर्कुलेशन। उस प्रोसेस को सर्कुलेशन कहते हैं। फिर ट्रांसपोर्टेशन वही हो गया। फिर आता है हमारा रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन का मतलब अब जनरली लोग समझते हैं कि सांस लेना होता है, रेस्पिरेशन का मतलब लेकिन सांस लेना नहीं होता है। रेस्पिरेशन का मतलब कि फूड को ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्न करना ताकि उससे एनर्जी निकल सके, दैट इज कॉल्ड रेस्पिरेशन। ओके, और सांस लेना तो रेस्पिरेशन का एक छोटा सा पार्ट है। सांस लेते तभी तो ऑक्सीजन अंदर जाता है, ऑक्सीजन नहीं जाएगा तो फूड बर्न कैसे होगा, ऐसा। उसके बाद मैंने एक्सक्रीशन बताया। एक्सक्रीशन का मतलब द रिमूवल ऑफ waste from our body, that is called excretion. The process of removal of waste from our body, that is called excretion. तो ये सारी जो चीज़ें बताई, रिप्रोडक्शन, ट्रांसपोर्टेशन, एक्सक्रिएशन और रेस्पिरेशन, ये कुछ बेसिक लाइफ प्रोसेस है जो हर ऑर्गेनिज्म परफॉर्म करता है। और इसको परफॉर्म करने के लिए हमें न्यूट्रिएंट्स की जरूरत है, और न्यूट्रिएंट्स फूड में होता है, और इसलिए हम फूड को लेने के लिए जो प्रोसेस करते हैं उसको न्यूट्रिशन कहते हैं। ओके, और अभी हमें पता है कि पूरे नेचर में जो अपना खाना खुद बना सकता है वो कौन बना सकता है? प्लांट्स बना सकते हैं। कौन बना सकता है? प्लांट्स बना सकते हैं। ओनली प्लांट कैन मेक देयर ओन फूड। ओके, ओनली प्लांट कैन मेक देयर ओन फूड। मेक देयर ओन फूड। इसीलिए प्लांट्स को क्या कहते हैं? ऑटोट्रॉप्स कहते हैं। इसीलिए प्लांट को क्या कहते हैं? दूसरे नेम में ऑटोट्रॉप्स कहते हैं। ऑटो का मतलब सेल्फ और ट्रॉप्स का मतलब न्यूट्रिशन, मतलब सेल्फ न्यूट्रिशन। वो लोग खुद खाना बना सकते हैं, ऑटोट्रॉप्स इसलिए इसको कहते हैं। और एनिमल्स तो अपना खाना खुद नहीं बना सकते ना, तो एनिमल्स को इसीलिए क्या कहते हैं? हेट्रोट्रॉप्स, क्योंकि एनिमल्स अपना खाना खुद नहीं बना सकते हैं। ओके, हेट्रोट्रॉप्स। प्लांट्स को ऑटोट्रॉप्स क्योंकि ये अपना खाना खुद बना सकते हैं, एनिमल्स को हेट्रोट्रॉप क्योंकि ये अपना खाना खुद नहीं बना पाते। तो प्लांट तो खुद बना लेते हैं, तो एनिमल को कहाँ से मिलता है? तो वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली किस पे डिपेंड होते हैं? प्लांट्स पे ही डिपेंड होते हैं। डायरेक्टली और इनडायरेक्टली प्लांट्स पे ही डिपेंड होते हैं। डिपेंड ऑन प्लांट, डिपेंड्स ऑन प्लांट। कौन? एनिमल। और हम भी अपना खाना खुद नहीं बना सकते, मतलब हम भी एनिमल हुए, तभी तो हम डिपेंड कर रहे हैं। कौन सा एनिमल? हम सोशल एनिमल हुए। सोशल एनिमल का मतलब जिसके पास कैपेसिटी हो टू थिंक। ओके, डिफ्रेंशिएट कर सकता है राइट और रॉन्ग के बीच में, इसलिए हमें सोशल एनिमल कहा जाता है। इंसानों को हम इंसान ही हैं। ओके, तो अभी तक हमने क्या समझा? न्यूट्रिशन, प्रोसेस ऑफ इनटेकिंग फूड। फूड में क्या होता है? न्यूट्रिएंट्स होता है, वही प्रोटीन, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट, ये सब। और ये सब की जरूरत हमें क्यों पड़ती है? ग्रोथ, रिपेयर, डैमेज सेल्स को रिपेयर करने के लिए, है ना, ये सब चीज़ों के लिए। और कुछ बेसिक लाइफ प्रोसेस को फंक्शन करने के लिए, एक्सक्रीशन, ट्रांसपोर्टेशन, सर्कुलेशन, ये सारी बातें। फिर प्लांट है जो अपना खाना सब खुद बना सकता है, उसको क्या कहते हैं? ऑटोट्रॉप्स। और जिस प्रोसेस से अब ये ऑटोट्रॉप्स मतलब अपना खाना खुद बना सकते हैं, तो इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या हुआ? मतलब इनका खाने लेने के प्रोसेस को क्या कहेंगे? ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन।
मतलब ये लोग, उनका जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है वो ऑटोट्रॉपिक है, मतलब वो खुद से बनाते हैं। और हमारा एनिमल्स का हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, और एनिमल्स को हेट्रोट्रॉपिक कहा जाता है क्योंकि वो लोग हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन करते हैं, मतलब वो लोग दूसरों पे डिपेंड रहते हैं। ओके, अब बात कर लेते हैं कि प्लांट अपना खाना बनाता कैसे। प्लांट अपना खाना बनाता कैसे, मैंने तो बता दिया कि खुद बनाता है, बट कैसे बनाता है प्लांट अपना खाना। तो प्लांट जिस प्रोसेस से अपना खाना बनाता है उसको क्या कहते हैं, फोटोसिंथेसिस। क्या कहते हैं उस प्रोसेस को, फोटोसिंथेसिस कहते हैं। हम लोग थर्ड स्टैंडर्ड से जानते आ रहे हैं कि फोटोसिंथेसिस क्या होता है। तो चलो अभी उसके वर्ड के मतलब से समझने की कोशिश करते हैं। फोटोसिंथेसिस, फोटो का मतलब होता है सन, और सिंथेसिस का मतलब होता है टू पुट टुगेदर या फिर मेक। सिंथेसिस का मतलब टू मेक। ओके, तो सन की प्रेजेंस में जो बनता है उसे क्या कहते हैं, फोटोसिंथेसिस कहते हैं। तो प्लांट अपना किस प्रोसेस से खाना बनाता है, फोटोसिंथेसिस। द प्रोसेस ऑफ मेकिंग फूड बाय ग्रीन प्लांट्स इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। अब खाना बनाने के लिए सिर्फ सनलाइट की जरूरत नहीं है ना, हमें कुछ रॉ मटेरियल्स भी चाहिए। हमें नहीं, मतलब प्लांट्स को कुछ रॉ मटेरियल्स भी चाहिए। तो उन रॉ मटेरियल्स में कौन कौन आ जाते हैं, उन रॉ मटेरियल में हमारे आ जाते हैं वाटर। अब वाटर को क्या बोल सकता हूँ मैं, H2O बोल सकता हूँ साइंटिफिकली, फिर कार्बन डाइऑक्साइड CO2, और फिर मिनरल। ओके, अब सनलाइट हमें कहाँ से मिल जाता है, सन से मिल जाता है। H2O वाटर कहाँ से मिल जाता है, रूट से मिल जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से मिल जाता है, एटमॉस्फेयर से मिल जाता है। और मिनरल कहाँ से मिल जाता है, वो भी सॉइल में प्रेजेंस होता है, सॉइल और वाटर में प्रेजेंस होता है। ओके, तो अब अगर फोटोसिंथेसिस को हम समझने की कोशिश करें तो उसका डेफिनेशन क्या होगा, द प्रोसेस ऑफ मेकिंग फूड। आप लोग चाहो तो नोट कर सकते हो, द प्रोसेस ऑफ मेकिंग फूड बाय ग्रीन प्लांट्स इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड इट्स रॉ मटेरियल, या फिर आप रॉ मटेरियल की जगह इनका नाम भी बोल सकते हो, इन द प्रेजेंस ऑफ सन, H2O, CO2 एंड मिनरल। ओके, या फिर ऐसा भी बोल सकते हो, द प्रोसेस ऑफ मेकिंग फूड बाय ग्रीन प्लांट विद द हेल्प ऑफ सनलाइट, H2O, CO2 एंड मिनरल। ओके, अब बात करते हैं कि उनको ये जो वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से मिल जाता है, एटमॉस्फेयर से मिल जाता है। हाँ, एटमॉस्फेयर में तो कार्बन डाइऑक्साइड है, बट उसको रिसीव करने का काम कौन करता है, उसको लेता कौन है, प्लांट्स के लिए, कि हाँ बाहर कार्बन डाइऑक्साइड घूम रहा है, चल मैं तेरे लिए ले लेता हूँ ताकि तू खाना बना सके। तो वो काम कौन करता है, लीफ। लीफ के ऊपर क्या होते हैं, टीनी पोर्स होते हैं। टीनी पोर्स मतलब छोटे छोटे छेद होते हैं, छोटे छोटे हॉल्स होते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, स्टोमेटा कहते हैं। उस टीनी पोर्स को क्या कहते हैं, जो लीव्स पे होते हैं उसको स्टोमेटा कहते हैं। और उसका काम क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस। मतलब ये स्टोमेटा ऑक्सीजन को रिलीज करता है प्लांट से और कार्बन डाइऑक्साइड को इनहेल करता है। मतलब जो काम हमारा नोज करता है वो प्लांट का कौन करता है, स्टोमेटा करता है। और स्टोमेटा को कौन कवर करके रखता है, एपिडर्मल सेल्स। जो स्टोमेटा को कवर करके रखता है उसको क्या कहते हैं, एपिडर्मल सेल्स कहते हैं। ओके, और एक बात और कि लीफ क्या है, किचन ऑफ द प्लांट। प्लांट के किचन है या फिर फूड फैक्ट्री है, यहाँ यहीं पे खाना बनता है हमारा, किचन ऑफ प्लांट्स। ओके, अब बात करते हैं कि वाटर, रूट सिर्फ वाटर को ले रहा है, बट ऊपर तक कौन पहुंचाता है। तो ऊपर तक जो वाटर को पहुंचाता है उसका नाम क्या है, जाइलम वेसल्स। जो वाटर को ऊपर तक पहुंचाता है उसका नाम है जाइलम वेसल्स। वाटर को जो ट्रांसपोर्ट करता है ऊपर तक कौन करता है, जाइलम वेसल्स। वैसे आपकी बुक में दिया नहीं, बट बता देता हूँ। वाटर को जाइलम वेसल्स, और फूड मतलब मिनरल, वाटर को छोड़कर बाकी चीजें जो ट्रांसपोर्ट करता है रूट से ऊपर तक प्लांट के, वो है फ्लोएम टिश्यू, THLOEM। ओके, एक्स्ट्रा बता दिया। अब बात करते हैं, समझ गए ना, फोटोसिंथेसिस किसे कहते हैं, रॉ मटेरियल से CO2 कहाँ से मिलता है, स्टोमेटा से। फिर ये वाटर को कौन ऊपर ट्रांसपोर्ट करता है, जाइलम वेसल्स। ओके, चलो अब बात करते हैं कि भाई प्लांट अपना खाना स्टोर कहाँ करता है। तो प्लांट डिफरेंट पार्ट्स में अपना खाना स्टोर करता है, और जिस पार्ट में खाना स्टोर करता है वो पार्ट हम ले लेते हैं। जैसे मैंगो ट्री जो है वो अपना खाना किस पे स्टोर करता है, अपने फ्रूट में करता है, मैंगो में करता है, इसलिए हम मैंगो ले लेते हैं क्योंकि उसने उसमें फूड स्टोर किया है और वही फूड फिर हम खाते हैं।
स्पिनच, पालक अपना खाना किस पे स्टोर करता है? अपने पत्तों में करता है, इसलिए वो पत्ता हम खाते हैं। कैरेट अपना खाना किस में स्टोर करता है? रूट पे करता है, रूट में करता है। कैरेट जमीन के नीचे उगता है, पता होगा तो इसलिए वो हम खा लेते हैं। पोटैटो अपना खाना कहाँ पे स्टोर करता है? स्टेम में करता है। अब पोटैटो भी जमीन के नीचे उगता है, तो फिर पोटैटो को हम स्टीम क्यों कहते हैं? तो चलो मैं बता देता हूँ, जो एकदम बेसिक डिफरेंस है ना, एकदम बेसिक डिफरेंस, हम लोग अब तक क्या सोचते आ रहे हैं कि जो जमीन के नीचे उगता है उसे रूट कहते हैं। ऐसा नहीं है। रूट और स्टेम में जो बेसिक डिफरेंस है वो आपको पता होना चाहिए कि जो रूट होता है, जो रूट, उसके ऊपर क्या लगे रहते हैं? रूट हेयर्स लगे रहते हैं। क्या रहते हैं? रूट हेयर्स रहते हैं। और जो स्टेम होता है उसके ऊपर बर्ड्स होते हैं। क्या होते हैं? बर्ड्स। तो आपने जब पोटैटो को देखा होगा, तो मेरा गंदा पोटैटो देख लो, ये मेरा पोटैटो है, तो पोटैटो के ऊपर हरा हरा ये बर्ड्स ऐसे आते होंगे। लेकिन अगर कैरेट की बात करें, ऐसे कैरेट अगर ये होगा, मेरी राइटिंग ड्राइंग बहुत गंदी है, तो ये कैरेट पे ऐसे रूट हेयर्स होंगे, ऐसे ये बर्ड्स नहीं निकले होंगे। ओके, तो अगर बर्ड्स दिखे तो वो स्टीम, और ये दिखे ऐसे हेयर्स तो क्या? रूट हेयर्स। तो जिसके ऊपर रूट हेयर्स होंगे वो रूट होगा, और जिसके ऊपर बर्ड्स होगा वो स्टीम होगा। तो पता चल गया, जमीन के नीचे उगने का मतलब नहीं होता कि वो रूट है। ओके, तो इससे हमें पता चल गया कि प्लांट फूड को डिफरेंट पार्ट्स में स्टोर करता है। ओके, अब बात करते हैं, अच्छा हाँ, एक टॉपिक मिस हो गया कि हमने देखा कि CO2 कहाँ से मिलता है? एटमॉस्फेयर से मिलता है। उसका लेने का काम कौन करता है? स्टोमेटा करता है। वाटर को रूट लेता है और ऊपर तक ट्रांसपोर्ट कौन करता है? जाइलम वेसल्स करता है। अब सनलाइट को कौन कैप्चर करता है? सनलाइट को कौन लेता है? तो सनलाइट को लेते हैं लीव्स, क्योंकि वही किचन है भाई, सारा तो वहीं तक सामान जाएगा। अब सनलाइट को कैप्चर कौन करता है? सनलाइट को, तो सनलाइट को जो लेता है वो लीव्स के पास एक ग्रीन पिगमेंट होता है, ग्रीन कलर की एक लिक्विड होती है जिसका नाम है क्लोरोफिल। क्या है जिसका नाम? क्लोरोफिल। उसका नाम क्या है? क्लोरोफिल। तो ये क्लोरोफिल सनलाइट को कैप्चर करता है और इस लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। मतलब लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में, जिसको वो कंज्यूम करता है, और कंज्यूम करने के बाद फिर स्टोर भी करता है, और उस स्टोर की हुई चीज को हम खाते हैं। मतलब अगर एक साइड से देखा जाए, जैसे मेरे हाथ में आम है और मैं आम खा रहा हूँ, तो वो आम किससे बना है? लाइट से बना है, वाटर से बना है और कार्बन डाइऑक्साइड से बना है, जिसको प्लांट ने बनाया और हमें तैयार करके दिया। उसका खाना बच गया, उसने स्टोर किया और वो हमने ले लिया। मतलब हम लोग जो भी खाते हैं वो किसकी क्या खाते हैं? लाइट ही खाते हैं, सनलाइट खाते हैं। तो इसे हम कह सकते हैं ना, सनलाइट इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी। मतलब सन ही एक मेन सोर्स ऑफ एनर्जी है। अगर सनलाइट नहीं तो फिर वाटर मिनरल का भी कुछ काम नहीं। जो सबसे मेन काम है प्लांट के फोटोसिंथेसिस में, वो सन का ही है। ओके, आई होप यू अंडरस्टूड। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि भाई जिसके पास क्लोरोफिल नहीं होगा तो वो खाना नहीं बना पाएगा, और क्लोरोफिल की वजह से लीव्स हरे दिख रहे हैं। इसलिए फोटोसिंथेसिस प्रोसेस वही कर सकता है जिसके पास क्लोरोफिल है, जिसके पास पत्ते हरे हैं। ओके, अब सेल्स की बात कर लेते हैं। ओके, तो चलो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक दिए हैं, वो ब्लू कलर से पूरा हाईलाइट किया है। चलो देखते हैं सेल होता क्या, पहले ये जान लेते हैं। देखो हमारी बॉडी है, हमारी बॉडी कितनी डायनामिक और कॉम्प्लेक्स है ना। अब बॉडी को हम छोटे से छोटे पीसेस में तोड़े, किसी भी ऑर्गेनिज्म या फिर हमारी ही बात कर ले, छोटे से छोटे पीसेस में तोड़े, छोटे से छोटे पीसेस में तोड़े, फिर जो सबसे छोटा पीस मिलेगा उस छोटे पीस से जो बना है हमारा बॉडी, दैट स्मॉल पीस इज कॉल्ड, स्मॉलेस्ट पीस इज कॉल्ड सेल। अब जैसे बिल्डिंग, तो बिल्डिंग किससे बनता है? उसका सबसे छोटा पीस कौन सा है? सबसे बेसिक चीज कौन सी है? स्ट्रक्चरल, जिससे स्ट्रक्चर बना है, जिससे वो फंक्शन करता है। जैसे ब्रिक्स है उसके लिए, वैसे हमारे हर लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए कौन है? सेल है। और सेल के बीच में न्यूक्लियस होता है, और वो न्यूक्लियस का काम क्या होता है? सेल के पूरे फंक्शन को कौन कंट्रोल करता है? न्यूक्लियस कंट्रोल करता है। ओके, तो सेल समझ गए ना। मतलब हमारी बॉडी जिस चीज से बनी है दैट इज कॉल्ड सेल्स। सेल इज ए स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द बॉडी। स्ट्रक्चर भी उसी से बना है और सारे फंक्शन भी सेल से होते हैं। और सेल, हमारी बॉडी एक सेल से नहीं बनी, बहुत सारे सेल से बनी। और कुछ कुछ ऑर्गेनिज्म होते हैं जैसे हाइड्रा,
अमीबा, वो सब एक ही सेल से होते हैं। मतलब वो लोग सारा काम एक ही सेल से करते हैं, खाना पीना पचाना सब एक ही सेल से, रिप्रोडक्शन एक ही सेल से। बट हम क्या खाना पीना पचाना सब एक ही चीज़ से करते हैं क्या? मुँह से ही खाते हैं मुँह से ही पचाते हैं, ऐसा नहीं है ना। तो हमारी बॉडी मल्टी सेल से बनी है और कुछ ऑर्गेनिजम्स हैं जो ओनली यूनिसेल्यूलर होते हैं, सिंगल सेल से बने होते हैं। ओके, अब देखो सेल कैन बी सीन ओनली अंडर माइक्रोस्कोप, और इतने छोटे होते हैं कि हम उसे सिर्फ माइक्रोस्कोप के अंडर ही देख सकते हैं। ओके, अब सेल को कौन कवर करके रखता है? सेल को कवर करके रखता है सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन। ओके, और न्यूक्लियस इज सराउंडेड बाय, और न्यूक्लियस जो सेल है, अगर ये सेल है तो इसके बीच में न्यूक्लियस है, और इसको कौन कवर करके रखा है? साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म। और सेल को अगर इसने कवर करके रखा है तो ये कौन है? ये इसको हम क्या बोलेंगे? अभी मैंने जस्ट बताया था सेल को जो कवर करके रखता है सेल मेम्ब्रेन, क्या बोलेंगे उसको? सेल मेम्ब्रेन। ओके, तो यहाँ पे हमने सेल भी समझ लिया। तो न्यूक्लियस को जो कवर करके रखता है साइटोप्लाज्म, सेल को जो कवर करके रखता है उसको सेल मेम्ब्रेन। न्यूक्लियस का काम होता है सेल के पूरे बेसिक फंक्शंस को चलाना, सेल हमारा स्ट्रक्चर और फंक्शनल यूनिट होता है, और बाकी का हम नेक्स्ट पार्ट में जानेंगे। थैंक यू।